मैं करिश्मा पांडे एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ। एक बहुत बड़ी मुहिम के साथ उपस्थित हुई हूँ और एक बहुत बड़ी नॉलेज के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप देखने के साथ साथ इसे डीप में समझे भी, अपने बायो को ही नहीं बल्कि इस कोरोना वायरस को अपने बॉडी में, अपने माइंड में एनालिसिस कीजिए कि वास्तव में ये कैसे हमारे शरीर में एंट्री करता है, कैसे इतना हमारे शरीर में, हमारे पूरे विश्व में, हमारे शरीर में घुसकर इतना धूम मचा रहा है। उसके नाम और उसके जयकार हैं। तो कैसे हम उस पर विजय पाकर अपने खुद की जयकार करा सकते हैं, वास्तव में वो कैसे हम तक इतना हावी हो जाता है, आखिर क्या है उसमें। तो ऐसी कुछ बातों के साथ मैं आपके साथ रूबरू हुई हूँ, उपस्थित हुई हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और टाइम निकाल कर देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बेशक इसे टाइम निकाल कर देखें, लेकिन आपके बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपकी जानकारी, आपके नॉलेज के लिए इस बहुत इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट है। तो इसे ज़रूर देखें। जो जेनेटिक मटेरियल और स्पाइक प्रोटीन, ये दो चीज़ों का खेल होता है हमारे बॉडी में, स्पाइक प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल। तो जो स्पाइक प्रोटीन होता है वो शरीर में एंट्री का काम करवाता है। जो हमारी शरीर है, जो हमारी बॉडी है, उस चीज़ को एंट्री करवाता है हमारे शरीर में। और जो जेनेटिक मटेरियल है अपने जैसे नए सामान लाता है, अपने जैसे नए सामान लाता है। अपने जैसे नए सामान लाता है इन द सेंस का क्या मतलब है? अपने जैसे नए सामान लाता है इन द सेंस का मतलब है कि अपने जैसे बहुत सारे जनरेशन को वो पैदा करता है, बहुत सारे जनरेशन को बढ़ाता है, बहुत सारी अपने जैसे चीज़ों को पैदा करता है। इन द सेंस क्या हुआ कि अगर हमारे पास, हमारे बॉडी में कोई एक चीज़ है उसके जैसे, तो उसके जैसे 1000 चीज़ें हो सकती हैं। तो वहीं से कि अगर हमारे बॉडी में एक कोरोना वायरस है तो उससे हम न जाने कितनी 1000 वायरस को पैदा कर सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब कि जनरेशन को भी ये बढ़ा सकता है। जो होता है कि क्या कहता है कि स्पाइनल प्रोटीन हमेशा फेफड़ों में ही एंट्री करता है। स्पाइनल प्रोटीन जो होता है वो हमेशा फेफड़ों में एंट्री करता है, बाकी कहीं और जगह नहीं करता। क्योंकि जो हमारी सेल होती हैं उसमें कभी एंट्री नहीं करता, क्योंकि फेफड़ों की जो सेल होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं। और उसमें एक सेल के साथ सेल मेम्ब्रेन होती है। जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत ज़्यादा परिमिनिमल होती है, अर्धपारगम्य होती है। तो उससे क्या होता है कि वो हमारे शरीर में ऐसे अल्लू जल्लू हर किसी को एंट्री नहीं करने देती। वो समझदार खास चीज़ों को अपने शरीर में एंट्री करने देती है। तो हर एक चीज़ें नहीं एंट्री कर सकती। अगर सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन में ओनली और ओनली प्रोटीन, विटामिन जो हमारे शरीर के लिए खास है, मैंने कहा कि खास चीज़ें ही एंट्री कर सकती हैं, ऐसे कुछ भी नहीं। तो जो हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, खास रोल है हमारे बॉडी के, हमारे हेल्थ को सुरक्षित रखने में मोर इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा हेल्प करती हैं। तो उनके लिए क्या होता है कि उनके लिए बहुत उपयोगी, बहुत कारगर सिद्ध होंगी। तो जैसे प्रोटीन और विटामिन ऐसी चीज़ों का वो हमारे शरीर में एंट्री करने देती हैं। तो ऐसी चीज़ हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, फिर क्या होता है उस चीज़ को हम देखते हैं कि क्या होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि वो सेल मेम्ब्रेन होती है तो वहाँ हर चीज़ें एंट्री नहीं कर पाएंगी। तो क्या होता है, प्रोटीन और विटामिन सी एंट्री कर पाएंगी। तो शरीर में अगर प्रोटीन और विटामिन एंट्री करती तो ऑलवेज मेरा अपना शरीर बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी हेल्थी होता। बट कहीं ना कहीं हमारे शरीर में हमारे बैलेंस बिगड़ जाते हैं। तो क्यों, आखिर बहुत सारी चीज़ें भी अदर से एंट्री करती हैं, तो वो कहाँ से एंट्री करती हैं? तो क्या होता है कि जो हमारे शरीर में और चीज़ें आती हैं वो रिसेप्टर लगे होते हैं, वो रिसेप्टर के थ्रू हमारे शरीर में घुसती हैं। तो कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन, जो स्पाइक प्रोटीन रिसेप्टर पर चिपक जाता है। तो जब वो रिसेप्टर पर चिपक जाता है और इसी माध्यम से अंदर चला जाता है, जैसे ही वो स्पाइक प्रोटीन रिसेप्टर पर चिपकेगा वैसे ही वो किसी न किसी माध्यम में अंदर चला जाता है। और अंदर जाकर वो क्या करता है, कुछ वर्क करेगा जिससे कोरोना वायरस फैलेगा। तो बिल्कुल वही वर्क करता है जिससे आज इतनी सारी बीमारियां फैल रही हैं। तो क्या कहता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है। और ये फेफड़े में ही जाता है, क्योंकि लंग्स में जो टिश्यू हैं होते हैं, सेल होते हैं, वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। जो कोरोना वायरस है
फेफड़ा का जो रिसेप्टर होता है, जो फेफड़ा का रिसेप्टर होता है, वह कोरोना को पकड़ लेता है और वही खींच के उसको अंदर ले जाता है, वही खींच के उसको अंदर ले जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या हुई कि स्पाइनल प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो रिसेप्टर पर चिपक जाता है। जब ये रिसेप्टर पर चिपक जाता है और इसी माध्यम में अंदर चला जाता है, जब वो अंदर चला जाता है तो अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या करता है, बताता है, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है। और यह फेफड़े में ही जाता है। फेफड़े में क्यों जाता है? क्योंकि लंग्स में जो टिश्यू होते हैं, सेल होते हैं, वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और सेंसिटिव होने के कारण जो कोरोना वायरस फेफड़ा का जो रिसेप्टर होता है वो कोरोना को पकड़ लेता है और कोरोना को पकड़ लेने के साथ वो खींच के अंदर अंदर चला जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। अंदर जाने के बाद क्या प्रोसेस होता है, देखिए बहुत अच्छे से आप जानते होंगे अपने लाइफ में। आप चाहे ज़रूरी नहीं है कि आप मैथमेटिक्स, कॉमर्स या किसी भी सब्जेक्ट से पढ़े हों, ज़रूरी नहीं है कि आप बायो से पढ़ें तभी इन चीज़ों को जानें, बिल्कुल नहीं। नॉलेज और एनालिसिस अपने माइंड में कोरोना कैसे आ रहा है, कैसे हम पर प्रहार कर रहा है, इन सब को जानने के लिए हमें इसको सीखना है। तो क्या करना है कि हमारे बॉडी में जो टाइप होते हैं वो आरएनए और डीएनए दो टाइप का होता है। तो क्या होता है कि जब ये हमारे अंदर जाने लगता है तो अंदर जाने के बाद जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो आरएनए में जाता है। आरएनए में जाने के बाद ये क्या होता है कि आरएनए, तो फिर क्या होता है, ये जो आरएनए होता है ये हमारे शरीर में जाकर डीएनए, जो हमारे शरीर में डीएनए होता है, डीएनए में मैच कराता है। जब ये हमारे शरीर में डीएनए को मैच कराता है तो क्या होता है कि ये जो डीएनए में मैच करने लगता है तो हम लोग फेफड़ा के अंदर चला जाता है, हमारे फेफड़े के अंदर ये चला जाता है। जब ये हमारे फेफड़े के अंदर चला जाता है तो अंदर जाने के बाद हमारे शरीर का जो न्यूक्लियर है वो बहुत सीधा साधा होता है। हमारे शरीर का जो न्यूक्लियस है वो बहुत सीधा साधा होता है। तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को पता चलता है कि हमारे शरीर में जो रिसेप्टर है वन ऑफ द बेस्ट, बहुत अच्छा वर्कर है। तो क्या कहता है वो कि कोरोना वायरस में वो जाकर न्यूक्लियस, जो कोरोना वायरस है वो न्यूक्लियस से जाकर पूछता है कि जो बॉडी का फोटोकॉपी मशीन है वो कहाँ है, बॉडी का जो फोटोकॉपी मशीन है वो कहाँ है, जिससे नई नई चीज़ें बनती हैं। और फोटोकॉपी करता है तो लगातार चीज़ें बनती ही नहीं है बल्कि बहुत लार्ज स्तर पर बनती हैं, एक लार्ज लेवल पर बनती हैं। तो वो पूछता है कि कहाँ है फोटो कॉपी मशीन। कौन पूछता है? न्यूक्लियस से कोरोना वायरस पूछता है। तो हमारे शरीर का जो फोटोकॉपी मशीन होता है वो होता है राइबोसोम। जो हमारे शरीर का फोटोकॉपी मशीन होता है वो होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम के माध्यम से धराधर प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है वो उसे जाकर बताता है कि हाँ, हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का जो फोटोकॉपी मशीन है वो राइबोसोम है। तो देखिए फोटोकॉपी का एक प्रॉब्लम है, हमारे शरीर में जो फोटोकॉपी होता है वो राइबोसोम से होता है। तो उसका एक प्रॉब्लम है कि इसे कॉपी रखोगे तो ये कॉपी करेगा, जिससे पता नहीं होता है कि ये क्या कॉपी कर रहा है। फिर ये कोरोना वायरस जो वो है वो फोटोकॉपी के पास जाएगा और जो प्रोटीन वाला भाग है वो ये क्या करता है, कोरोना की प्रोटीन वाला फैक्टर पेपर जो होता है उसको हटाकर जेनेटिक मटेरियल रख देता है, उसको हटाकर वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल रख देता है। यही पूरी प्रोसेस जब लार्ज स्तर पर जाती है तो हमारे शरीर में जो कोरोना वायरस नाम की चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। क्या होता है, पूरी प्रोसेस फिर से देखिए। फोटोकॉपी का एक प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि वो जो कॉपी करने वाली मशीन होती है उस पर जो कोरोना वायरस जो प्रोटीन का निर्माण हमारे बॉडी के लिए जो चाहिए होता है उसका जो हमारे निर्माण बॉडी के लिए होता है, वहाँ पे वो कॉपी को हटाकर जो कोरोना वायरस का फैक्टर होता है, जो पेपर होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे रख देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कोरोना वायरस हमारे शरीर को मिल पाएंगे, क्योंकि फोटोकॉपी हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा स्तर पर फोटोकॉपी
की जा सकती हैं एक चीज़ की, तो यही सेम प्रोसेस चलता है। और फिर क्या होता है कि तो सोचिए, हम तभी ना कहते हैं कि हम अब खुद ही उसे ला रहे हैं, हमारे बॉडी में खुद ही कोरोना हो रहा है, हम खुद ही उस चीज़ को ला रहे हैं। तो यही कारण है कि वो फोटोकॉपी लगातार हो रहा है, फोटोकॉपी धराधर हो रहा है, किसका? कोविड-19 का, कोरोना का। तो लगातार हो रहा है, इसलिए 1 से 1 करोड़ की संख्या बढ़ रही है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। पूरे फेफड़े में कोरोना वायरस फैल जाते हैं तो इसका इम्यून सिस्टम बहुत लो हो जाता है। जब हमारे पूरे बॉडी में कोरोना वायरस फैल जाएगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है काफ़ी लो हो जाता है। और यही कारण है कि आप देखते होंगे कि जब कोरोना वायरस हो जाता है तो हमें काफ़ी दिन तक बॉडी में थकान, हिचकिचाहट, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इम्यून सिस्टम लो हो जाता है तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसे लगता है कि हम उस वायरस से फाइट करते हैं। तो जब वो फाइट करता है, जब वायरस और जब इम्यून सिस्टम लो हो जाता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वायरस से फाइट करने लगता है, लड़ाई करता है। जब वो फाइट करते हैं आपस में तो हमें पता नहीं चलता, और जब हमें पता नहीं चलता तब लोग बुखार आ जाता है। जब हमें बुखार आ जाता है, आना शुरू हो जाता है, तो हमारे शरीर में कि ये मैकेनिज्म है कि हम सोचते हैं कि अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर, हम क्या सोचेंगे, हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर फाइट चल रही है वायरस और इम्यून सिस्टम के बीच, तो पता नहीं चलता। लेकिन जब बुखार आ जाती है तो क्या होता है कि टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उसे क्या लगता है कि टेम्परेचर हाई हो गया तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे और हमारा शरीर हेल्थी रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। कुछ अगर कम लेवल रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन ये वायरस बहुत लार्ज लेवल पे होता है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर कितना भी अधिक होता है लेकिन बैक्टीरिया पूरी तरह खत्म नहीं होती। ठीक है। तब जो न्यूक्लियस होता है वो इम्यून सिस्टम को बताता है कि फाइट करने से कुछ भी होने वाला नहीं है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इससे हमें लड़ना होगा, डरना होगा, फिर इसलिए ये भगेगा, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अपनी जो प्रोसेस है, जो नियम है, जो रूल हैं, उन्हें चेंज करके हमें दूसरा कुछ अपनाना होता है। तो न्यूक्लियस, देखिए पूरी बॉडी, पूरी सब कुछ अपने जैसे है। जैसे हम बात करते हैं वैसे शरीर में हमारी क्रियाएं आपस में लिंक होती हैं, एक दूसरे से हम बातें करते रहते हैं। हमारे शरीर की जो क्रियाएं होती हैं वो आपस में लिंक होती हैं, एक दूसरे से प्रोसेस उनका चलता रहता है, आपस में बातें करते रहते हैं जैसे हम मानो करते हैं। तो न्यूक्लियस बात करता है, न्यूक्लियस बताता है इम्यून सिस्टम को कि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, तू फाइट मत कर, फाइट करने के जगह पे तू क्या कर, उसे क्या बताता है कि आप क्या करो, फाइट करने की जगह आप क्या करो कि एंटीबॉडी बनाओ। क्या बनाओ? एंटीबॉडी बनाओ। तो एंटीबॉडी बनाता है। तो एंटीबॉडी क्या होता है कि न्यूक्लियस बताता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी एक काम तुम करो, वो एंटीबॉडी बनाओ। एंटीबॉडी क्या होता है कि हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया होती हैं उन्हें घुसने से रोकता है, और एक छोटे स्तर पर नहीं, एक बहुत लार्ज स्तर पर रोकता है। तो स्पाइनल प्रोटीन को हमारे फेफड़े में रिसेप्टर में जो सटा था, तो जब हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगते हैं तो ये प्रोसेस जो हमारे फेफड़े में रिसेप्टर में सट रहा है, हमारे बॉडी को एंटीबॉडी बनने, तब जो हमारा न्यूक्लियस बताता है कि आप इम्यून सिस्टम को बताता है कि आप एंटीबॉडी बनाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप एंटीबॉडी नहीं बनाओगे तो लार्ज स्तर की बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होंगी, और ये जो वायरस है वो लार्ज स्तर की बैक्टीरिया से घिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया इसमें है। तो एंटीबॉडी बनाने की प्रोसेस चलता है। जब एंटीबॉडी बनाने का प्रोसेस चलता है तो जो स्पाइनल प्रोटीन जो हमारे फेफड़े की रिसेप्टर से सट रहा था, जो हमारे फेफड़े से रिसेप्टर में सट रहा था और हमारे शरीर में कोरोना वायरस जैसी इस बीमारी को लाने के लिए अपना पूरा योगदान दे रहा था, उससे वो खत्म होगा। किससे? इस एंटीबॉडी से। जब हम इम्यून सिस्टम
को ये बताते हैं कि आप एंटीबॉडी बनाओ। तो जब वो एंटीबॉडी बनाएगा तो इससे ये सारी प्रोसेस हट जाएंगी। जब ये सारी प्रोसेस हट जाएंगी तो वहीं पास कोरोना हमारा ठीक हो जाएगा। तो ये काफ़ी डीप में समझने वाली चीज़ें हैं और काफ़ी गहराइयों में समझिएगा आप इसे, तो बहुत अच्छे से समझ कर और हमारे समाज को एक बहुत योगदान दे पाएंगे इस चीज़ के लिए। आगे क्या होता है, ठीक है, अब हम इतना तो समझ गए कि वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा कोरोना, बट हम ये तो समझें कि आखिर हमारे बॉडी में अगर टेम्परेचर जैसी चीज़ें नहीं वर्क कर रही हैं बैक्टीरिया को ख़त्म करने में, तो स्पाइनल तो फिर एंटीबॉडी कैसे ख़त्म करती है, कैसे उस प्रोसेस को पूरा लॉक करती है। तो इस प्रोसेस को समझें, कैसे वहाँ से कोरोना बिल्कुल ठीक हो जाता है, इस चीज़ को समझें। तो क्या होता है कि जो हमारे जो शरीर में एंटीबॉडी बनने लगेगा, एंटीबॉडी चिपकने का कोरोना वायरस की स्पाइनल प्रोटीन, जो हमारी स्पाइनल प्रोटीन थी वहाँ पे एंटीबॉडी ख़त्म, जो हमारे जो कोरोना वायरस की स्पाइनल प्रोटीन थी वहाँ पे जो हमारा एंटीबॉडी है वो वहाँ पे चिपकेगा। जब वहाँ पे चिपकेगा तो आगे का सारा प्रोसेस वहाँ से लॉक हो जाएगा, आगे का सारा प्रोसेस वहाँ पे लॉक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और जब वहीं पे क्रियाएं लॉक हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, तो सब कुछ वहीं से ख़त्म हो जाएगा। हमारे शरीर में वो बैक्टीरिया घुस ही नहीं पाएंगी, वहीं पे आसपास क्रिया करके धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाएंगी। बट ऐसा होता है कभी कभी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एंटीबॉडी तो बना लेते हैं हम, लेकिन फिर भी वो वायरस हमारे बॉडी में एंट्री कर जाता है। क्या रीज़न है उसका? सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न, और यही रीज़न हालांकि है ही, रीज़न क्या है कि हम एंटीबॉडी भी बहुत अच्छे ढंग से नहीं बना पाते हैं, एक लार्ज लेवल पे नहीं बना पाते हैं। और जब तक हम लार्ज लेवल पे नहीं बना पाते हैं, वो इस कंपेयर में, एंटीबॉडी के कंपेयर में बड़ा वायरस नहीं है, बट अगर हम उसको एंटीबॉडी को कम बनाते हैं तो वो बड़ा है। क्योंकि क्या होता है कि जब जो एंटीबॉडी होता है वो अगर कम लेवल पे बना हुआ है तो जो स्पाइनल प्रोटीन होगा, तो स्पाइनल प्रोटीन 1 2 4 6 इतने ही ख़त्म होंगे, बहुत सारे ख़त्म नहीं होंगे। अगर बहुत सारे स्पाइनल प्रोटीन जो हमारे पूरे बॉडी में फैलकर हमें बैक्टीरिया को फैलाए हैं उनको पूरे को ख़त्म करना है, तो क्या होगा कि वहाँ पे हमें एंटीबॉडी लार्ज लेवल पे बनानी होगी। तो हम उसको पूरी तरह से अपने शरीर में जाने से बैक्टीरिया को पूरी तरह से वो प्रोसेस को ब्लॉक कर पाएंगे। और वही क्रिया है कि अगर हम एंटीबॉडी नहीं बना पाते तो इस वायरस से हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये सिंपल सी चीज़। तो अब आता है कि वैक्सीन, वैक्सीन कैसे लग रही है, क्यों लग रही है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या उसका रोल है, इसे देखते हैं। वैक्सीन क्या है कि जो ये वैक्सीन क्यों लगती है, क्योंकि ये जो एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं उस चीज़ को ये बहुत लार्ज लेवल पे बनाती है, बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल पे बनाती है। और क्या करती है कि एंटीबॉडी बनाएगा तो फिर तो वैक्सीन लगेगी, वैक्सीन लगेगी तो बॉडी में एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल पे बनेगी। जब बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल पे बनेगी तो फिर वो स्पाइक प्रोटीन से चिपक जाएगा। जब स्पाइक प्रोटीन से चिपक जाएगा तो स्पाइक प्रोटीन ही तो रिसेप्टर से मिलकर आगे की सारी क्रियाएं करता था, हमारे बॉडी में उस वायरस को घुसाता था। बट वहीं जब हमारा ये एंटीबॉडी स्पाइक प्रोटीन से जुड़ जाएगा तो वही सारी क्रियाएं लॉक हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, तो आगे की क्रियाएं होंगी ही नहीं। देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है अब कि इतना टाइम आखिर क्यों लगा इस वैक्सीन को। अगर वैक्सीन से एंटीबॉडी बढ़ती है, ये स्पाइनल प्रोटीन पर अटैच होती हैं, स्पाइनल प्रोटीन पर अटैच होकर आगे की सारी क्रियाएं, जो आगे की सारा प्रोसेस है उन्हें ब्लॉक कर देती हैं, हमारा बॉडी स्वस्थ होता है, सुरक्षित होता है। तो फिर आगे ये वैक्सीन क्यों नहीं बना, इतना इम्पोर्टेंट होने के बाद भी तो क्यों नहीं बन पाया, आखिर क्या रीज़न था? रीज़न ये था कि किसी वैज्ञानिक को पता ही नहीं था कि फोटोकॉपी हमारे बॉडी में करता कौन है। हालांकि इतना जब हम बायो पढ़ते हैं तो हमें पता हो जाता है कि राइबोसोम्स जो होता है वो फोटोकॉपी का कार्य करता है, बट इसके लिए कौन सा इम्पोर्टेंट था,
ये नहीं पता था। तो हमारे बॉडी में फोटोकॉपी की क्रियाएं कहाँ से हो रही थी, ये नहीं पता था। तो क्या हुआ, तो जब बहुत ज़्यादा डीप में पता किया गया, जब बहुत ज़्यादा डीप में पता किया गया तो पता चला कि हमारे बॉडी में जो फोटोकॉपी के लिए जो मटेरियल है वास्तव में वो आरएनए है। और आरएनए क्या होता है, आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए में जो क्रियाएं होती है, आरएनए वो बताता है डीएनए को। तो आखिर जेनेटिक मटेरियल आरएनए हुआ, आरएनए बताता है डीएनए को। तो दो क्रियाएं कौन कौन सी, आरएनए और डीएनए। तो जो होता है आरएनए, आरएनए जो होता है वो सिंगल से लेयर होता है, वो क्या होता है, सिंगल लेयर होता है। और डीएनए जो होता है वो डबल लेयर होता है। तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा, और अगर यही डिफरेंस हम समझ जाएंगे तो हमें आगे की क्रियाएं पता होंगी कि आखिर सारी दवाइयाँ जो, सारे वायरस जो होते हैं वो आरएनए में ही क्यों होते हैं भाई। तो आरएनए जो होता है सिंगल लेयर और डीएनए होता है डबल लेयर, ठीक है। आरएनए जो होता है स्मॉल टाइम के लिए होता है, स्मॉल स्तर पर, मतलब छोटे स्तर पर होता है। डीएनए जो होता है वो डबल लेयर होता है, साथ साथ लार्ज टाइम के लिए होता है। तो क्या होता है कि आरएनए में ही सारे वायरस बनते हैं, ऑलमोस्ट वायरस जो होते हैं आरएनए में ही बनते हैं, क्योंकि ये इसमें टाइम बहुत कम लगता है। तो सारी क्रियाएं वायरस जो होती हैं वो आरएनए से बनते हैं। तो इसलिए सारे वैक्सीन को mRNA वैक्सीन कहते हैं। सारी वैक्सीन, हालांकि जो कोरोना में अमेरिका, रूस, जापान, जो भी इंडिया, जो भी देश अगर बनाए हैं तो वो सारी के सारी वैक्सीन को mRNA से ही लिया गया है, उसे mRNA ही कहा गया है। इसलिए सारे वैक्सीन को mRNA वैक्सीन कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे ही वायरस बनता है। और वहाँ पे ही वायरस अधिकतम क्यों बनता है, क्योंकि वो क्रियाएं बहुत स्मॉल होती है और वो सिंगल लेयर होती है। इस चीज़ को दिमाग में बैठा कर रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट रोल सुनिएगा, जहाँ से वैक्सीन का निर्माण हुआ, जहाँ से इतनी दिनों के बाद हमको एक अचीवमेंट मिली, हमारे इंडिया को, हमारे एक बहुत बड़े देश अमेरिका को, सभी को एक अचीवमेंट मिली। कहाँ से, वो था कि जो हमारे शरीर में जो भाग होता है वो जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। और आरएनए जेनेटिक मटेरियल में ही सारी प्रोसेस, जो वायरस का एंट्री था, जहाँ से स्पाइनल प्रोटीन से वो एंट्री करता था, फिर जो आगे की उसकी सारी प्रोसेस थी वो वहीं से हो रही थी। तो यही तो क्या कहता है कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो सेम आरएनए का टू कॉपी, सेम आरएनए का टू कॉपी, और उसमें केमिकल, उसमें थोड़ी केमिकल मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर क्या किया गया, शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण किया गया। खूब सारे लार्ज स्तर पर एंटीबॉडी का निर्माण किया गया। उसी एंटीबॉडी का नाम क्या हुआ, कोरोना वैक्सीन। क्या हुआ डियर, कोरोना वैक्सीन। तो सारा क्रिया पता चली। एक बार बहुत ध्यान से सुनिए कि जो हमारे शरीर में स्पाइनल प्रोटीन था वहाँ से एंट्री हो रहा था, ठीक है। फिर आगे की क्रियाएं क्या थी, जेनेटिक मटेरियल में हो रही थी। जेनेटिक मटेरियल में जब वो पदार्थ घुस जाता था तो वायरस हमारे बॉडी में फैल जाता था। तो एंटीबॉडी हमारे शरीर को नहीं मिल पाती थी, हमारी मृत्यु हो जाती थी, या फिर हमें कई दिनों तक घबराहट में रहना पड़ता था। बट क्या हुआ कि प्रोसेस क्या हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए ही था हमारे बॉडी में। तो आरएनए, और सारा वायरस कहाँ बन रहा था, आरएनए में बन रहा था। तो सारा वायरस आरएनए में बन रहा था और जेनेटिक मटेरियल भी आरएनए था। तो सेम उसके जैसे आरएनए और उसमें केमिकल मिलाया गया, केमिकल और आरएनए जब मिलाया गया तो एंटीबॉडी का निर्माण हुआ, और बहुत लार्ज स्तर पर हुआ। इसे ही हम वैक्सीन बोले। तो चलिए, हमने बात किया कि कोरोना कैसे अटैक करता है, उससे हम कैसे बचें, बॉडी में क्या चीज़ें कैसे एक से दो बहुत सारी चीज़ें का निर्माण करती हैं। हमने बात किया कि वैक्सीन में क्यों टाइम लगा, हमने बात किया कि कैसे बनी, सब कुछ बात किया। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन आई हैं और कहाँ कहाँ की आई हैं, कौन कौन सी लगवानी है। तो देखिए, अपने स्तर पर, अपने जगह पर सारी की सारी वैक्सीन वन ऑफ द बेस्ट।
क्योंकि जिसने भी बनाया है वो वास्तव में बहुत नॉलेज वाला ही हुआ होगा, वैज्ञानिक ही हुआ होगा। हमसे आपसे कई गुना उसने इस माइंड को लगाया होगा, तब कहीं जाकर इस वैक्सीन का निर्माण किया होगा। तो अपनी अपनी जगह पे सभी चीज़ें हैं, सभी अच्छी हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं। देखिए, बहुत सारी वैक्सीन हैं। तो एक है फाइजर, एक है फाइजर, और एक ये फाइजर जो है अमेरिका से बना हुआ है। ये 17 डिग्री टेम्परेचर पर रखी जाती है। फिर इसके बाद आता है नोवैक्स, ये अफ्रीका में जो हमारे गरीब देश हैं उनके लिए उपयोगी है। फिर इसके बाद रूस में बनी स्पुतनिक है। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका में, इन दोनों से मिलकर जो बनी थी वैक्सीन वह है कोविशील्ड, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में प्रोड्यूशन इसका चलता है और जिसके सीईओ हैं आधार जी। फिर है इसके बाद ये सारी क्रियाएं, ये सारे प्रोसेस, ये सारी वैक्सीन के नाम जो थे वो इंडिया के बाहर की थी। इंडिया के बाहर इन द सेंस ओरिजिनल नहीं। ओरिजिनल क्यों नहीं? क्योंकि हमने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल था सेम, वो जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। तो सेम जेनेटिक मटेरियल का 2 कॉपी वाला आरएनए बनाया गया था और उस आरएनए और प्लस केमिकल से एंटीबॉडी बनाई गई थी। उसी एंटीबॉडी का नाम वैक्सीन दिए हैं। तो क्या हुआ कि ये ओरिजिनल नहीं है। ये सारी क्रियाएं एक दूसरे से कॉपी की जा रही हैं, एक दूसरे से चुराई जा रही हैं, तो ये ओरिजिनल नहीं है। लेकिन जो इंडिया में बनी थी वो mRNA से रिलेटेड थी। ये सारी भी mRNA से रिलेटेड है, लेकिन जो भारत बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया था वैक्सीन वो ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल है तो क्या होता है कि जो क्रियाएं हैं जो हमारे बॉडी में बहुत एक्टिव होते हैं, स्पाइनल प्रोटीन जो थी जहाँ से एंट्री हो रहा था वायरस, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, पूरी तरह से वो ख़त्म कर देता है। जैसे ही एंटीबॉडी, जैसे वैक्सीन लगती है वैसे वैक्सीन हम जैसे एंटी वैक्सीन लगती है वैसे एंटीबॉडी हमारे बॉडी में जाती है और बहुत लार्ज स्तर पर एंटीबॉडी वहाँ तक पहुँचकर उस पूरी तरह से धीरे धीरे करके ख़त्म होती है। बहुत फाइट करती है, लड़ाइयाँ करती है आपस में। फिर वही इसकी वजह से ही इसकी वजह से क्या होता है, इसके कारण ही हमारे बॉडी में हमारे बॉडी में बहुत सारी फाइट चलती है। इसलिए थोड़ी कुछ टेम्परेचर में हमारी फीवर भी होता है। तो ये सारी बातें रहीं कोरोना को लेकर। तो प्लीज़ आप सब घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी एक दूसरे के टच में नहीं बल्कि दूर से टच में होकर सभी एक दूसरे का स्वास्थ्य का हालचाल लीजिए, एक दूसरे को प्रेरित कीजिए और बी पॉजिटिव, बी हैप्पी होकर अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।